द हेयर हेल्थ शो के प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे स्कारिंग एलोपेशिया के बारे में। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। डॉक्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी पैची हेयर लॉस के बारे में, जिसमें आपने बताया था कि स्कारिंग और नॉन स्कारिंग वजह से पैची हेयर लॉस होता है। आपने नॉन स्कारिंग के बारे में तो हमें बता दिया था। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि स्कारिंग एलोपेशिया क्या होता है और ये किस किस जगह हो सकता है। स्कारिंग एलोपेशिया का अर्थ है स्कार बन जाना, अर्थात बालों की जड़ें खत्म हो जाना या बालों के फॉलिकल्स खत्म हो जाना। जहाँ पे बालों की जड़ें खत्म हो जाती हैं उसे स्कारिंग एलोपेशिया कहा जाता है। और ये शरीर के किसी भी हिस्से या सिर की किसी भी हिस्से पे स्कारिंग एलोपेशिया हो सकता है। स्कारिंग एलोपेशिया किस वजह से होता है, इसके पीछे कारण क्या है? स्कारिंग एलोपेशिया बहुत सारे कारणों से होता है, यानी बहुत सारी बीमारियों से होता है। लाइचन प्लेनस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, उसकी वजह से स्कारिंग एलोपेशिया हो जाता है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस एक स्कैल्प की और स्किन की बीमारी होती है, उसकी वजह से स्कारिंग एलोपेशिया हो सकता है। इसके अलावा एक्जिमा अगर लंबा चलता रहे उसकी वजह से स्कारिंग एलोपेशिया हो जाता है। किसी तरह का ट्रॉमा, जब बालों में कोई चोट लग जाती है तो उसकी वजह से बाल परमानेंट लॉस में चले जाते हैं, उसकी वजह से स्कारिंग एलोपेशिया हो सकता है। फ्रंटल एलोपेशिया भी स्कारिंग की एक टाइप है। फीमेल्स के अंदर बाल आगे से माथे की तरफ से झड़ने शुरू हो जाते हैं, वो भी एक प्रकार का स्कारिंग एलोपेशिया है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से स्कारिंग एलोपेशिया हो सकता है। जी, क्या स्कारिंग एलोपेशिया को दवाइयों के जरिए भी ठीक किया जा सकता है? बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम दवाइयों से स्कारिंग एलोपेशिया में हेल्प कर पाएँ, क्योंकि स्कारिंग एलोपेशिया में फॉलिकल्स या जड़ें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं और एक बार जड़ खत्म हो जाएं तो उनको दवाइयों से रिवाइव करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है कि जहाँ पे स्कार बन गया है वहाँ पे हेयर को ग्राफ्ट लगाया जाए या ट्रांसप्लांट किया जाए। तो डॉक्टर, क्या ट्रांसप्लांट के बाद भी दोबारा से स्कारिंग एलोपेशिया हो सकता है किसी को? हाँ, कई बार अगर स्कारिंग एलोपेशिया बहुत लंबे समय से क्रोनिक है और वो बढ़ता जा रहा है और इस कंडीशन के अंदर हमने हेयर ट्रांसप्लांट कर दिए, तो उसी जगह पर जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है दोबारा से बाल जा सकते हैं या स्कारिंग एलोपेशिया रिकरेंट हो सकता है। आप इस तरह के मरीजों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? उस पेशेंट को हम सुझाव देना चाहेंगे कि पहले तो वो अपने ट्राइकोलॉजिस्ट से मिले और ये जाने कि स्कारिंग एलोपेशिया किस कारण से हुआ है। कारण जानने के बाद वो उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करे। अगर वो आगे बढ़ने से रुक गया तो जहाँ पे स्कार बना है वहाँ पे हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर वो बढ़ता रहा और हमने ट्रांसप्लांट की हेल्प ली तो दोबारा से चांसेस हो सकते हैं कि रिकरेंट स्कारिंग एलोपेशिया हो जाए। तो सबसे पहले पेशेंट को यही सलाह दी जाती है कि वो इसका कारण जाने और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट फॉलो करें। आपने हमें स्कारिंग, नॉन स्कारिंग और पैची हेयर लॉस सभी के बारे में बताया, इनके जो प्रकार हैं, एक एक करके हर बिंदु पे आपने हमारे साथ चर्चा की, जानकारी दी। जिन दर्शकों को शायद स्कारिंग एलोपेशिया नहीं पता होगा उनको भी आपने सब कुछ टोटली हर एक बिंदु पर बताकर आपने सब कुछ बता दिया उन्हें और उनके समाधान भी बता दिए कि किस वजह से ये होता है। आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बालों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.vhcahairclinic.com पर लॉगिन कर सकते हैं।